गोदी मीडिया से पहले एक असली गोदी मीडिया की बात कर दूं। और मैं कहता हूं जो आपने कहा पर्दा, मैं ये कहता हूं कि असली गोदी मीडिया, ये जो गोदी मीडिया हमको तो पर्दा आगे कर दिया ना, लेकिन असली गोदी मीडिया कौन सा है? जिन सज्जन का ये नाम लेने से डर रहे थे, जिन चैनल को डरना नहीं चाहिए, ये कहना मेरा गलत होगा, प्रखर डरते तो नहीं है, लेकिन इन्होंने जो थोड़ी मर्यादा सहनशीलता दिखाई, मर्यादा दिखाई, मैं मर्यादा तोड़ देता हूँ। उन सज्जनों का नाम राजदीप सरदेसाई है, जिन्होंने जिनके बारे में गोदरा का बात किया। अब मैं आपको बताता हूँ असली गोदी मीडिया कैसा होता है। 2008 में आप भी संपादक रहे, आप भी संपादक रहे, मैं भी इस पद पर हूँ। आप अपने किसी रिपोर्टर को भेजेंगे किसी स्टिंग ऑपरेशन के लिए, आपको मालूम होगा मेरा ये रिपोर्टर आके जो रिपोर्ट देता है वो सच है झूठ है। जिसके साथ आप 5 साल 10 साल 15 साल काम कर चुके हो, आपका एम्प्लॉई है, वो आपको झूठ आके नहीं बोलेगा। 2008 में आपको अच्छी तरह से याद होगा कैश फॉर वोट हुआ था, जिसमें संसद में उस वक्त न्यूक्लियर डील हुई थी अमेरिका के साथ, और लेफ्ट जो वामपंथी थे उन्होंने सरकार से हाथ खींच लिए थे, और मनमोहन सिंह की सरकार पूरी तरह से लेफ्ट के समर्थन में थी। उस वक्त जो है सरकार मनमोहन सिंह की 2008 में गिर जाती। लेकिन ठीक उसी वक्त क्या हुआ कि मनमोहन सिंह सरकार ने और कांग्रेस ने कुछ सांसदों की खरीद फरोख्त की, जिसमें अमर सिंह और ये लोग, इन लोगों का पूरा हाथ था। अब इसका पूरा, जब ये खरीद फरोख्त हो रही थी, इसकी पूरी सूचना मिली राजदीप सरदेसाई को, और उनकी टीम एक गई ये पूरी खरीद फरोख्त को शूट करने के लिए। उनके रिपोर्टर ने ये पूरी खरीद फरोख्त शूट कर ली। आप सोचिए कि संसद में वोटिंग होनी है, उसके पहले राजदीप सरदेसाई के हाथ में वो पूरा स्टिंग ऑपरेशन में था, जिसमें कांग्रेस सांसदों को खरीद रही थी। अगर वो स्टिंग ऑपरेशन चल जाता, वो सरकार 2008 में उसी दिन गिर जाती। 2014 तक वो सरकार कांग्रेस की रहती नहीं। 2009 आता नहीं, चुनाव नहीं आता, उसी दिन मनमोहन सिंह की सरकार गिर जाती, सांसदों को खरीद रही थी। लेकिन राजदीप सरदेसाई जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं पहले इसको चेक करूंगा, मैं अपने रिपोर्टर की रिपोर्ट चेक करूंगा, उसके बाद चलाऊंगा। और वो उस स्टिंग ऑपरेशन के ऊपर राजदीप सरदेसाई जो संपादक थे उस चैनल के, वो करीब 3-4 महीने तक उस स्टिंग ऑपरेशन पर बैठे रहे। उस दिन मनमोहन सिंह की सरकार बच गई, और ये जिस दिन मनमोहन सिंह की सरकार बची उसके 5 या 6 महीने बाद राजदीप सरदेसाई जी को पद्मश्री से नवाजा जाता है। असली गोदी मीडिया ये होता है, आप सरकार बचाते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, तुरंत आपको जो है पेमेंट हो जाती है। ये असली गोदी मीडिया और ये सीरियल ऑफेंडर है सर, ये सीरियल ऑफेंडर है। राजदीप सरदेसाई ने जो किसान आंदोलन था उसमें जो ट्रैक्टर से जो युवक की मौत हो गई दुर्घटना में, उसके लिए भी ट्वीट कर दिया कि पुलिस की गोली से मारा। तो ऐसा नहीं कि एक गलती करके पकड़ा गया और फिर आपने छोड़ दिया अपने कर्मों को, वो कर्म आए दिन झूठ बोलता है, आए दिन झूठ बोलते हैं, उसके बाद भी आपको कोई शर्म नहीं आती। मैं बहुत बार पहले भी कह चुका हूं, मैं जब यंग था, जब मैं प्रिंट में काम करता था, मैं राजदीप सरदेसाई जी का फैन था। मुझे लगता था कि एक टेलीविजन पत्रकार ऐसा होना चाहिए, क्योंकि तब मैं चीज़ें जानता नहीं था। अभी इन्होंने कहा ना 2014 से पहले की, तब मैं प्रिंट में काम करता था, तो इस देश में कुछ चेहरे थे, राजदीप, बरखा, प्रणव, यही लगता था कि टेलीविजन पत्रकारिता यही है, तो हम लोग भी उनके फैन होते थे। वो तो जब 2012 के बाद जब लोगों के पास विकल्प आए और इनकी सोशल मीडिया आने के बाद इनकी जब असली चेहरा हमारे सामने आया, क्योंकि होता क्या सोशल मीडिया में, आपने जो आज के 5 साल पहले कहा होगा आज वो निकल कर आ जाएगा। अब आप सोचिए अरफा खानम वो कैसे एक्सपोज होती हैं। अरफा खानम जब ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगता है, वो कहती हैं ये समग्रता का नारा है, लेकिन लोगों ने अरफा खानम का पुराना ट्वीट निकाल दिया जिसमें वो ये कह रही थी कि भारत माता की जय कम्युनल नारा है। तो आप भारत माता की जय को कम्युनल कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह को समग्रता का नारा कहते हैं, तो आप 2 मिनट में एक्सपोज हो गए। तो इसके कारण अब जिस मसीहा पत्रकार की आप बात कर रहे थे, वो ये श्रीमान जो हैं वो अपने रवीश कुमार जी हैं। अब इनके ऊपर मैंने जो मेरी जो किताब है इसमें इनका जिक्र है, क्योंकि इसमें नई किताब लिखी है। मेरी किताब जो है मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग, इसमें एक चैप्टर ही है असली गोदी मीडिया, और इसमें मैंने प्रमाणों के साथ इनके स्क्रीनशॉट, इनके सब, इनकी जो असली चीजें हैं उसके साथ मैंने बताया ये कैसे असली गोदी मीडिया है। अब आप रवीश कुमार जी के आप पिछले तमाम वीडियो देख लीजिए। वो एक वीडियो में कहते हैं मैं खड़गे हूं, मैं बेदाग हूं, एक में कहते हैं मैं राहुल हूं, मैं आ गया हूं, एक में कहते हैं मैं कन्हैया कुमार हूं, एक में कहते हैं प्रियंका आ गई, सब बदल गया। अब आप सोचिए इससे बड़ा गोदी मीडिया क्या होगा।
रवीश कुमार तो आज कांग्रेस की गोद में बैठे हैं। मतलब कांग्रेस का अगर एक कोई छोटा सा नेता भी निकल कर आएगा, रवीश कुमार उस पर आधे घंटे की वीडियो पेल देंगे और उसको ऐसे दिखाएंगे जैसे शहनशाह आलम। मतलब एक चाटुकार होते थे ना शहनशाह पुराने, जो अकबर और ये सब लोग, इनके यहाँ नवरत्न इनके चाटुकार होते थे। तो इस तरह के नवरत्न चाटुकार लोग हैं कि हर वीडियो में कांग्रेस के एक नेता की बढ़ाई करनी है। आप और मैं या प्रखर, हम लोग फैक्ट्स पे बात करते हैं। हम ये नहीं कह रहे, हम लोग मोदी, अभी हमने कहा कि मोदी सरकार में क्या कमी रही। हम लोग ये नहीं कह रहे कि मोदी वाह वाह मोदी, वाह वाह मोदी, गजब मोदी। ये लोग वाह वाह कांग्रेस, वाह राहुल, वाह, ये सब करते रहते। तो असली इसमें एक चीज और मैं जोड़ दूं, आपने रवीश जी का नाम लिया भाई। जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, आप भारत जोड़ो यात्रा में किस बात का चल रहे थे, मुझे ये बताइए बतौर पत्रकार। आप ये कह सकते हैं आपको ऐसा लगता है कि संविधान खतरे में है तो आप राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ने निकल गए। भाई मुझे ये बताइए, मुझे ऐसा लगता है, मान लीजिए कि बंगाल में जो है स्थिति बहुत खराब है और बंगाल में बीजेपी जो है वो अपना एक दल भेजती है बंगाल में स्थिति को देखने के लिए, तो क्या मैं उसके साथ चला जाऊं? या बंगाल में बीजेपी जो है वो कल को कोई यात्रा निकालना शुरू करे, बंगाल जोड़ो यात्रा, तो क्या आप, मैं और कोई दूसरा व्यक्ति जिन्हें ये सो कॉल्ड गोदी मीडिया कहते हैं, वो उस यात्रा में दिखेंगे क्या? लेकिन आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दिख रहे हैं। आपका भाई जो है वो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ ले तो भी आप निष्पक्ष। सबसे भाई के आपने जिक्र किया, भाई पर एक गंभीर आरोप लगा था। भाई पर एक बलात्कार का दलित बच्ची ने बलात्कार आरोप लगाया। वो सही है गलत है उस विषय पे हम नहीं जाते, लेकिन आरोप लगा। आप लोग उस वक्त बताते हैं, जो हालांकि तब मैं एनडीटीवी में नहीं था, लेकिन लोग बताते हैं कि ये व्यक्ति रवीश कुमार जो है सबसे पहले पूछते थे कि यार दलितों पर अत्याचार की कौन सी खबर है, जरा बताओ, इसको हम थोड़ा हाईलाइट करेंगे। लेकिन जब खुद के भाई पे आरोप लगाया तो आपने खबर नहीं दिखाई। भाई ठीक है, आरोप है, हो सकता है ना भी हो, बरी हो जाए बाद में, जो भी हुआ, लेकिन आप खबर तो दिखाओगे। या दूसरे के लिए दूसरा नियम है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए दूसरा नियम है। बात वही होती है ना, जैसे राहुल गांधी जो कर रहे हैं। भाई आप हाथरस गए, अच्छी बात है, आप मणिपुर गए, वो ठीक है, अच्छी बात है। आप तमिलनाडु की बात क्यों नहीं कर रहे? नहीं, यहाँ पर एक चीज और जोड़ दूं ना, जो लोगों को पता मालूम है, नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, ये शायद ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा, इसका मैंने किताब में जिक्र किया है। जब रवीश जी के भाई पर जब रेप का आरोप लगा था, तो दिल्ली से कांग्रेस के 5 बड़े वकील, जो कांग्रेस के पेड वकील हैं, वो गए थे, जिनकी एक एक की फीस 5 लाख 10 लाख एक सिटिंग, एक हियरिंग की है। आप सोचिए, क्या हम में से कोई भी पत्रकार 5-10 लाख रुपए एक हियरिंग के, वो भी 5-5 वकीलों के, हम लोग क्या अफोर्ड कर सकते हैं? हम लोग एक वकील, 1 लाख का वकील अफोर्ड नहीं कर सकते। वहां पे साहब के लिए 5-5 वकील कांग्रेस के दिल्ली से फ्लाई करके जाते हैं। तो गोदी मीडिया कौन है भाई? किसको पैसे मिल रहे हैं? कौन किसको इकोसिस्टम मदद कर रहा है? ये बात जानिए। अब आपने सरकारी दूरदर्शन के बारे में पूछा। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं किस तरह से इकोसिस्टम काम करता था। सबा नकवी जी के पिताजी हैं, नकवी साहब बड़े पत्रकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सईद नकवी बड़े पत्रकार हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। मैं उनकी जो वैश्विक वो रिपोर्टिंग करते थे, उनका मैं मुरीद रहा हूं। लेकिन जिस वक्त 2014 का चुनाव आने वाला था, चुनाव आने से पहले बाकायदा दूरदर्शन पर रात के प्राइम टाइम में नकवी जी को एक कार्यक्रम दिया जाता है, और वो कार्यक्रम दिया जाता है इंटरनेशनल फॉरेन अफेयर्स पर, ठीक है। और वो जो कार्यक्रम दिया जाता है उसमें उनको कुछ नहीं करना, जैसे वर्ल्ड दिस वीक का कार्यक्रम था कि फुटेज सरकार पे खरीदेगा और उसको फिनिशिंग कर देंगे, तो उसी तरह का वो प्रोग्राम था, जिसमें उनको एक एपिसोड के लाख या कितने मिलते थे, मुझे ठीक से जानकारी नहीं है, लेकिन उनको लाख। उस वक्त जो सीईओ थे, ये जवाहर सरकार, जो आज जो है सांसद भी हैं और टीएमसी के, मैंने जवाहर सरकार से ये बात पूछी थी। मैंने कहा था कि सर, इस वक्त इलेक्शन है, आप प्राइम टाइम में भारत के इलेक्शन पर कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं, किसी पत्रकार को देते हैं, समझ में आता है, आप इंटरनेशनल अफेयर पे दे रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा ही है, हम लोग, ऊपर से दबाव होगा, उन्होंने दिया। तो ये इस तरह से पूरा इकोसिस्टम काम करता था कि किसको क्या करना है क्या नहीं करना। तो ऐसे दर्जनों किस्से हैं कि जब सरकार में इन लोगों को पैसा कैसे मिलेगा, इन लोगों की फॉरेन फंडिंग। और फिर ये बात है कि जो मैं अगर गलत नहीं हूं तो हाँ, ये अपने मनमोहन सिंह जी के जो पत्रकार अपने ये थे, जिन्होंने पंकज पचौरी नहीं, जिन्होंने किताब लिखी, संजय बारू। डॉक्टर संजय बारू ने अपनी किताब के अंदर इस बात का जिक्र किया है कि पत्रकारों को, कांग्रेस के जमाने का, कि उनको जो है किस तरह से मैनेज किया जाता था। डॉक्टर संजय बारू लिख रहे हैं कि कैसे एनडीटीवी
के मालिक प्रणव राय को मनमोहन सिंह ने फोन उठा के किस तरह से झाड़ लगाई थी, जैसे एक प्रिंसिपल बच्चे को झाड़ता है। और उन्होंने कहा था कि किस तरह से पत्रकारों को कैसे कैसे मैनेज किया जाता है, इसका संजय बारू ने जिक्र किया। तो ये 2014 से पहले पत्रकारों को तो मैनेज किया जाता था, पहले भी मैनेज किया जाता था, ये कौन नहीं जानता। अच्छा, अब तो थोड़ा सा आपने सईद नकवी की बात की, आपने तो यूपीए 201 की बात की। अभी देखिए नैरेटिव की जो बात हो रही है, हम जब 2014 के पहले जाते हैं तो आपको अपना स्कूल टाइम में याद होगा कि सईद नकवी का एक भारत की संस्कृति में एक शो आता था, शो का नाम भूल गया, उसमें अमरनाथ का कैप्सूल था। मतलब कैप्सूल अगर हम दर्शकों को बता दें, वो जो फिलर टाइप होते हैं, जब बीच में ब्रेक होता है और लंबा समय होता है तो चलाया जाता है, तो अमरनाथ यात्रा का बड़ा एक चलाया जाता है। तो पूरा उस कैप्सूल का जो सईद नकवी ने बनाया था, जो डीडी पे प्रसारित होता था, उस वक्त डीडी के अलावा कोई देश में दूसरा चैनल नहीं होता था। ये मैं आपको 80 के दशक की आखिरी की बात बता रहा हूँ, जो राजीव गांधी की सरकार थी 89 के पहले की। उस अमरनाथ यात्रा में पूरा फोकस, जो अमरनाथ की कहानी होती थी बाबा अमरनाथ की, उसमें पूरा फोकस ये था सईद नकवी की उस डॉक्यूमेंट्री का कि एक मुस्लिम गडरिया ने ढूंढी है। मतलब अगर मुस्लिम गडरिया बाबा अमरनाथ को नहीं ढूंढता तो बाबा अमरनाथ हमको मिलते ही नहीं। और वो गंगा जमनी, सो कॉल्ड गंगा जमनी तहजीब के नाम पे उसको दिन में 5-5, 6-6 बार दिखाया जाता था। तो उस वक्त का जो बाल मन था, उसके दिमाग में जो नैरेटिव आप गढ़ रहे थे, तो ये सर कोई ये नए नहीं है, ये बहुत पहले से करते आए। अब पकड़ाई में हम आने लग गए। इन्होंने कर्म जो, इनके कुकर्म जो हैं, ये तो आजादी के बाद से लगातार कर रहे हैं, बस चेहरे बदलते गए। एकदम भाई, आपने तो वो दौर भी देखा है जो कई बार हम चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन जो युवा वर्ग देख रहा है उसको पता चलना चाहिए। नरेंद्र मोदी तो अपने प्लेन में किसी को बैठा के नहीं ले जाते। ये तो उन्होंने कहा भाई तुमको कवर करना है, या तो तुम फीड ले लो या अपने खर्चे पे जाओ। बहुत लोगों को इसकी भी दिक्कत है, लेकिन ये दिक्कत क्यों है? पिछले वाले प्राइम मिनिस्टर्स जो है वो अपने साथ पत्रकारों को प्लेन में ले जाते थे, और ले जाते थे तो क्या सुविधाएं मिलती थी? देखिए क्या होता था कि पहले जब प्रधानमंत्री जाते थे तो करीब 100-150 पत्रकार, मतलब कोई छोटे छोटे उर्दू के अखबार होते थे, उसके संपादक भी जाते थे, तो सब लोगों के लिए एक बड़ा मौका होता था। और उसमें क्या होता था कि उसमें प्रधानमंत्री के विमान में आप जाते थे तो जाती आपकी हर तरह की सेवा होती थी। आपको दुनिया की बढ़िया से बढ़िया डिश खिलाई जाती थी, महंगी से महंगी शराब पिलाई जाती थी। मतलब पत्रकारों के लिए एक बढ़िया पिकनिक होती थी कि आप सोचिए 12 घंटे 13 घंटे की फ्लाइट है और आपके बटन दबाती जो है आपके सामने, जो मुंह से शराब निकल जाए वो शराब आपके सामने, जो आपने मंगाया वो खाने को मिल जाए, तो वो होता था। उसके बाद क्या होता था? आपने ये सुख भोगा है? नहीं, मुझे सुख भोगने का अवसर नहीं मिला। मैंने क्योंकि मुझे सुख भोगने का, लेकिन मैंने ये सब चीज़ें अपनी आंखों से देखी है। मैं आपको आगे की चीज़ बताता हूँ, क्योंकि वो सुख भी मैंने नहीं भोगा क्योंकि मुझे वो मौका नहीं मिला। हम लोग क्योंकि दूरदर्शन में थे तो हमारे सामने एक सीमाएं होती थी कि हमको भाई सरकारी लोग मीडिया कहते थे, ऑल्दो वी आर नॉट सरकारी मीडिया, लेकिन एक ये होता था कि हमको बड़ा संभल के रहना है। उन लोगों को, बाकी पत्रकारों को छूट होती थी पूरा। उसके बाद जैसे ही आप पहुंचते थे, आपका होटल का कमरा बुक होता था, होटल का आप दरवाज़ा खोलिए, बगल में आपके ब्लैक लेवल या ब्लू लेवल जो है, जो भी महंगे से महंगी शराब है, उसकी बॉटल रखी रहती थी। वो होती थी विदेश मंत्रालय के सौजन्य से। उसके बाद जब आप होटल में, जिस होटल में रुकते थे, उस होटल में एक मीडिया सेंटर बनता है। मीडिया सेंटर आज भी बनता है, लेकिन वो जो मीडिया सेंटर पहले बनता था, अब के दोनों में फ़र्क है। उस मीडिया सेंटर में पत्रकारों के लिए सुविधाएं होती हैं जो ठीक है, देनी चाहिए, आज भी मिलती हैं, कि टेलीफोन है, फैक्स मशीन है, आपको वहाँ से कोई रिपोर्ट करनी है, इंटरनेट लगा हुआ है, सब कुछ। लेकिन पहले क्या होता था, जो मीडिया सेंटर होता था उसके साथ एक 24 घंटे एक चलने वाला एक बार होता था। तो वहाँ पर शराब रहती थी और खाने का रहता था। तो आप शराब पीजिए, काम कीजिए, शराब पीजिए, काम कीजिए। और उसके बाद बॉटलें, जो मैंने अपनी आंखों से पत्रकारों को देखा, बॉटल्स उठा के अपने रूम में ले जाते थे और दिल्ली आके फिर बांटते होंगे दोस्तों को कि देखो तुम्हारे लिए वहां से लाया। तो पैसा किसका खर्च हो रहा था? सरकार का पैसा खर्च हो रहा था। तो ये सब इसमें मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी सरकार में वाकई पत्रकारों के बहुत बुरे दिन, बहुत बुरे दिन। मैं तो मान लीजिए दौरा कवर करने अमेरिका गया, कई जगह गया, कुछ नहीं मिला। वहाँ जो मीडिया सेंटर बनता है वहां पे केला और सैंडविच, बेसिक चीज होती है, वही चीज होती है। मेरा 2015 में ही एक छोटा सा वीडियो मैंने एक बुक लॉन्च में ऐसे ही बता दिया था कि पहले और अब में क्या फर्क। वो इतना वायरल हुआ क्योंकि लोगों को मालूम नहीं था। लोग हैरान थे कि पत्रकारों को ये सब सुविधाएं मिलती थी, ये सब मिलती थी, और उसके कारण पत्रकार नाराज थे। एक चीज और जोड़ दूं इसमें, विदेश यात्राओं में एक बहुत बड़े चैनल के बड़े पत्रकार पर एक डिनर से चांदी की चम्मच चुराने का आरोप लगा। बिल्कुल। और वो चैनल वही मसीहाओं वाला एनडीटीवी के थे, और वो मनमोहन सिंह, सॉरी, वो राष्ट्रपति के साथ गए थे। और इसमें ये भी हुआ
था कि उस चैनल को बोला गया कि राष्ट्रपति भवन ने बोला कि भैया इस पत्रकार को अगली बार राष्ट्रपति की यात्रा में मत भेजना। और अगली बार आप पीकर लड़े हैं और हाँ, राष्ट्रपति के प्लेन में उल्टियां कर रहे हैं हाँ, और yes, आपस में मारपीट कर रहे हैं। exactly, आप ये सोचिए हुआ। महामहिम का प्लेन हवा में उड़ रहा है, पत्रकार शराब पी के एक दूसरे को मार रहे हैं, उल्टियां कर रहे हैं, चांदी की चम्मच चुरा रहे हैं, मतलब। तो ये सब चीजें होती थी। लेकिन हाँ, वो गोदी मीडिया नहीं था। हाँ, तब वो इस तरह की चीजें होती थी। तो मैं एक चीज और, तो उस वक्त मैंने एक बात और ये बताई थी कि क्या होता था कि ये तीनों प्रधानमंत्रियों का, अगर आपने नरेंद्र मोदी और जो है अटल जी और उसके पहले अब अगर मनमोहन सिंह की, क्योंकि मुझे तीनों के साथ विदेश यात्राएं करने का मौका मिला, तो मैं इस बात को मैंने कहा था कि पहले क्या होता था, मनमोहन सिंह या जब अटल जी के साथ जाते थे तो वो 1 या 2 उनके ऑफिशियल एंगेजमेंट दिन में होते थे। उसके बाद जो है विदेश मंत्रालय आपके लिए गाड़ी अरेंज कर देता, आप जाइए, न्यूयॉर्क गए, जाइए शॉपिंग कीजिए, घूमिए फिरिए, सब कुछ कीजिए। अब क्या होता है, नरेंद्र मोदी के जो प्रोग्राम है वो सुबह शुरू होता है, पहला प्रोग्राम 10 बजे, मान लीजिए 9:30 बजे, और एसपी जी आपको कहेगा अगर 9:30 बजे प्रोग्राम है तो आप 8:30 बजे पहुंच जाइए। तो 8:30 बजे आपका दिन शुरू होता है और रात को उनका आखिरी प्रोग्राम 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक होगा। तो पूरे दिन आपकी रेल है। आप ऐसा नहीं कि वहाँ विदेश घूमने गए पहले, लेकिन घूमते थे। तो इसलिए मैंने कहा जंकेट की बात है। पहले तो पत्रकारों को विदेश दौरे फ्री में मिलते थे, उनके परिवारों को विदेश दौरे घुमाए जाते थे, और 5 फाउंडेशन जैसे भी करवाते थे और सरकारें भी करवाती थी। तो उसी को जंकेट जो है, डॉक्टर संजय बारू ने अपनी किताब में बोला कि पत्रकारों को जंकेट दिए जाते हैं। ये सब जंकेट बंद हो गए, इसलिए ये पत्रकार बहुत तो परेशान आपको हैं। ऐसे में कैसे नरेंद्र मोदी पसंद आएंगे? तो सीधी सी बात है। हाँ। मैं आपको इस बार का अनुभव बताता हूँ। मैं अमेरिका गया था, प्रधानमंत्री जब गए थे और उनको जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में बुलाया था और बड़ा भव्य स्वागत हुआ। तो ये पहला मौका था जब भारतीय पत्रकार भी व्हाइट हाउस के अंदर अलाउ किए गए थे। तो हम लोग अंदर गए थे, कुछ लोग जो पत्रकार गए हुए थे। आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ भी मतलब वो तो यहाँ तो अब की सरकार जो है मीडिया सेंटर में केला और सैंडविच दे रही है, वहाँ व्हाइट हाउस में वो भाई लोगों ने पानी के अलावा कुछ नहीं दिया। एग्जैक्टली, मुझे याद है, वो हमने कहा पानी पीना है, पीछे से हमको लेके गए एक जगह खड़े करके पानी की एक बोतल दी। कुछ नहीं। अच्छा हाँ, आप तो थे। कुछ नहीं प्रखर भाई, कुछ नहीं। और हम, आप सोचिए, हम सुबह गए थे और हम रात में व्हाइट हाउस से निकल रहे हैं। अरे दूसरे बाहर लोगों को बैठ के लगता है तो विदेश घूम रहे हैं। लेकिन मोदी जी के साथ काम करना मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। लोग बताते हैं पीएमओ में भी लोगों को जिस तरह से काम करना पड़ता है लोगों को। अब ये जो आप बता रहे हैं ना, इसमें टेलीग्राफ एक है, इंडियन गोदी मीडिया, वो भी मतलब बंगाल का गोदी मीडिया, सबसे बड़ा गोदी मीडिया। हम लोग क्या हुआ कि ऐसे ही एक दौर में हम लोग सैन फ्रांसिस्को गए थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था। तो जब हम डीडी में क्या होता है कि जब वापस आए तो हमारी एक डीप ब्रीफिंग मीटिंग हुई, तो उसमें मुझसे पूछा गया उससे, अच्छा सैन फ्रांसिस्को, क्योंकि सैन होजे था एग्जैक्टली जहाँ थे, सैन होजे में क्या था कि वहाँ पर बहुत जल्दी सब कुछ बंद हो जाता है। तो 7 बजे जो है वहाँ पे सब रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। अब वहाँ पे मोदी जी का प्रोग्राम रात को 9, 9:30 बजे तक चलता था। हमारे साथ 2-3 बार ऐसा हुआ कि रात को हमको खाना खाने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हम ठहरे तो 5 स्टार होटल में, तो सरकार पैसा दे रही थी, लेकिन खाना तो अपनी जेब से था, तो 5 स्टार में हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो हम बाहर कोई रेस्टोरेंट ढूंढे, मिला नहीं, तो हम भूखे। तो मैंने आके बताया, मैंने कहा कि भाई इस तरह का है कि मोदी जी का प्रोग्राम रात चलते हैं, तो ऑफिस को कुछ मैनेज करना चाहिए ताकि कुछ खाना मिल जाए, यहाँ पे नहीं मिला। अब ये बात पता नहीं कैसे लीक हुई, और उसके बाद जो है टेलीग्राफ ने एक बड़ी सी खबर छापी कि डीडी के पत्रकारों ने प्रधानमंत्री के साथ जाने के बाद अपने खाने की डिमांड करी। अरे हम खाने की डिमांड नहीं कर रहे, हम बेसिक डिमांड कर रहे थे। लेकिन जब पत्रकारों को शराब मिलती थी तब किसी ने नहीं लिखा। अच्छा, आपने भूखे में रहने की बात की ना, आपने बताया कि मैं यहाँ पे घूसे की बात करता हूँ कि पहले तो शराब मिलती थी विदेश यात्रा में प्रधानमंत्री के साथ, खूब खाना पीना मिलता था। आजकल प्रधानमंत्री की कुछ लोग जो विदेश यात्रा करने जाते हैं उनको घूसे भी मिलते हैं। राजदीप सरदेसाई के साथ हो गया था कि उनको भीड़ ने मार दिया था। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं। अब देखिए लोगों को क्या लगता है, यार देखो मोदी के समर्थकों ने एक पत्रकार पे हमला कर दिया। हरकत क्या थी भाई? ये चर्चा भारत में बहस हो रही थी, या चर्चा का विषय था कि मोदी बड़े अमेरिका के अंदर प्रसिद्ध है। तो राजदीप सरदेसाई तस्वीर लेके निकल गए अमेरिका की सड़कों पर कि आप इनको पहचानते हैं, मोदी जी की तस्वीर लेके, आप इनको पहचानते हैं क्या, हम इनको पहचानते हैं क्या? तो कई लोग होते हैं जो नहीं, जिनकी राजनीति में रुचि होती है, भाई अमेरिका का आदमी नहीं शायद मोदी जी को पहचानता हो। जरूरी तो नहीं कि हर आदमी की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रुचि हो। उदाहरण के तौर पर मैं अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की इमेज लेकर दिल्ली या नोएडा, गाजियाबाद में घूम जाऊं तो कई लोग नहीं पहचानेंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति को नहीं पहचानेंगे, तो ऐसे वो लेके निकल गए। तो इस तरह की हरकतें वो
प्रधानमंत्री की यात्रा में कर रहे थे और उसी में उनकी लड़ाई हो गई। उसमें उन्होंने बदतमीजी की थी और उसके लिए बाद ये सब, क्योंकि मैं वहां पे मौजूद था, मुझे बाद में पता चला। लेकिन उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज जिसका मैंने अपनी किताब में जिक्र किया, मैंने इस किताब में ना एक चैप्टर दिया है खान मार्केट के ब्लॉकबस्टर। ये ब्लॉकबस्टर वो हैं जो खुद तो कहते हैं कि सवाल पूछो, सवाल पूछो, सवाल पूछना पत्रकार का हक है, लेकिन उनसे कोई सवाल पूछ ले तो ब्लॉक करके भाग जाते हैं सोशल मीडिया। ये वो ब्लॉकबस्टर हैं। अब इसमें राजदीप सरदेसाई पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे ब्लॉक किया था। क्यों किया था? क्योंकि जब अमेरिका से, जब इस पूरे दौरे से जब हम लौट रहे थे, क्योंकि वहां पे झगड़ा हुआ राजदीप का, ये सारी खबर आ गई थी। जब हम लौट रहे थे तो हमारी फ्लाइट जो है वाया मुंबई थी। तो जब मुंबई एयरपोर्ट पे हम निकले और सिक्योरिटी चेक करे जा रहे थे, तो वहाँ एक सिक्योरिटी का व्यक्ति खड़ा था। उसने मुझसे कहा, वो पहचान गया, उसने बोला, अरे आप तो अशोक शेरवार, डी न्यूज़। मैंने कहा, तो बोले, सर आप पत्रकार हैं, आप राजदीप जी को जानते होंगे, आप उनको एक मैसेज देना हम लोगों की ओर से कि भाई भारत के अंदर आप कुछ भी करो, भारत के बाहर जाके भारत के प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह की चीज़ और मारपिटाई नहीं करनी चाहिए, इससे देश की बदनामी होती है। ये उस सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे कहा। मैंने ये बात ट्वीट कर दी और मैंने राजदीप जी को टैग करके लिखा कि भाई मुझे ऐसे ऐसे एक सिक्योरिटी गार्ड ने कहा है। तो आपने जवाब तो उन्होंने दिया, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया कि ट्विटर पे कि मुझे ब्लॉक कर दिया। अब इसमें मैंने कौन सी बात की थी?